तुम भाड़ में जाओ और जो जी चाहे करते रहो। ओह मेरा डार्लिंग, मैंने दोनों हाथों से अपने सर थाम कर कहा, तुम बिला वजह जज्बाती हो रही हो। तुमने खुद देखा था कि मैं उसके घर में 2 होलनाक रिवाल्वरों की जद पर था। तुमने पीछे से गोरे की पुश्त पर लात न जमाई होती तो मैं इस वक्त कहीं और होता। मैं अयाशी के लिए वहां नहीं गया था। गीता गैर महसूस अंदाज पर मुझे हाँ कर वहां ले गई थी। तुम्हारा ये झूठ ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकेगा, वीरा जहरीली आवाज में बोली। मेरे पहुंचने से पहले वहां बहुत देर सुकून सन्नाटे का राज रहा था। पता नहीं इस दौरान में तुमने वहां क्या क्या गुल खिलाए होंगे। अब गीता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस वाले औरतों के कत्ल की वारदातों में सबसे ज्यादा ध्यान जिनसी तशद्दुद और जिस्मानी एज़ा रसानी पर देते हैं। वो लाशें दरियाफ्त होते ही सब पोल खुल जाएगी। वीरा की तरफ से वो बदगुमानी की इंतहा थी और हसद से ऐसी औरत भी महफूज नहीं रह सकी थी जो थोड़ी देर पहले जिंदगी की सारी रानाइयों से अपना रिश्ता तोड़कर मौत की गुमनाम वादियों में जा चुकी थी। इस वक्त वीरा की जहनी रूह कुछ ज्यादा ही बहक रही थी। मुझे शुबा हो रहा है कि तुम पर जहनी दौरे पड़ने लगे हैं। डियाना की बात करते करते तुम अचानक बहकी हो, वरना इससे पहले तुम नॉर्मल नजर आ रही थी। मुझ पर गुस्सा आ गया था। उसने लगी लिपटी रखे बगैर इकरार कर लिया और कहा, वो शाही मुशाताओं से अपनी आंखों में आई पेंसिल से डोरे बखेरती, पलकों को मस्कारा से बोझल और स्याह करके वर्म आलूदा करती है और 200-400 जवां साल मर्दों को ताड़ती है तो एक आध प्रिंस चार्ल्स के लिए चैलेंज बनता है। मैं रूम में स्विमिंग पूल से नहा कर निकलती थी तो मेरे धुले हुए चेहरे और साफ आंखों में झांक कर हर शख्स सांस लेना भूल जाता था। पता नहीं उसे क्यों और किसके लिए इतनी अहमियत दी जाती है। वीरा जो कुछ कह रही थी वो दुरुस्त ही था। रूम में उसे रईसजादों को फांसने की तरबियत देने वाला डान मर्चानों के रूप में खुद उसका बाप जिमी लाइट था। मुझे वो बाद में साख्ता याद आई, लेकिन वीरा की मजीद बरहमी के खौफ से मैं उसका हवाला देने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने रसानिया से कहा, हीरा खड़ से ही बनाया जाता है, मगर खड़ के कोई दाम नहीं होते। तरशे हुए हीरे को हर जोहरी आंक लेता है। डियाना शाही खानदान में कदम रखते ही आंखों का तारा बन गई थी। अब तुम भी मेरा पीछा छोड़कर किसी शाह या शहजादे को ताक लो तो तुम बहुत जल्द डियाना बीबी को पीछे छोड़ दो। वीरा इस्तेज़ाइया अंदाज में बेसाख्ता हंस पड़ी। मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ दूं? मैं शाह और शाहजादों का पीछा करने वाली नहीं हूं। जिसे चाहती हूं उसे शाह बना देना चाहती हूं, लेकिन तुम हो के ढेरों में अपना सर खपाते फिर रहे हो। हाथ में आए हुए हर नरमो गुदाज वजूद को किसी देवी का सरापा समझकर मशहूर हो जाते हो। मेरी जरा भी परवाह नहीं करते। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा ये वहम कैसे दूर करूं। मैंने जिद छोड़कर कहा, मैं मानती हूं कि गजाला तुम्हारी महबूबा और बीबी है। इसकी आवाज यकायक नर्म और धीमी होगी। वो कह रही थी, तुम मुझे गजाला न समझो, लेकिन इन औरतों जैसा तो समझो जिन्हें तुम पसंद करते हो और इनके फिराक में दर बदर मारे मारे फिरते हो। ये तुम किन औरतों का जिक्र कर रही हो? मैंने गुस्से में सवाल किया। दूर क्यों जाते हो? अभी गीता का किस्सा ही ताजा है। उसने मेरे गुस्से का जरा भी असर लिए बगैर मुकम्मल बेपरवाही से जवाब दिया। शट अप, मैंने हल्की सुगुर्राहट के साथ कहा। गीता का किस्सा तुम्हारी तजवीज के साथ खत्म हो चुका है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक तुम इस बारे में अपनी जुबान बंद रखोगी। अभी तक तुम अपने दुखड़े सुनाए जा रहे हो। तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हाइड पार्क से साउथ हाल तक तुम्हारे ताक़ुब में मुझ पर क्या बीती थी। गिरफ्त में आते ही वीरा ने किसी चिकनी मछली की तरह अचानक अपना पैंतरा बदल लिया। इसके लहजे में शिकायत का उनसर उभर आया था। अगर तुम्हारे दिमाग पर से डियाना का भूत उतर चुका हो तो मैं ये किस्सा जरूर जानना चाहूंगा। पल्लंगूर का बच्चा तुम्हारा और गीता का ताक़ुब कर रहा था। मैं उसके पीछे थी। उसने गहरा सांस लेकर कहा, यह किस्मत की बात थी कि मुझे शुमाल में ग्लासगो से आया हुआ एक सादा लोग टैक्सी ड्राइवर टकराया और मैंने उसे अपने बॉयफ्रेंड की जालमाना बेवफाई की कहानी सुनाकर ताक़ुब पर आमादा कर लिया। लेकिन जब तुम लोग ओमेंस पर रुके तो गोरे की टैक्सी बहुत गलत मकाम पर रुकी और हमें आगे जाकर रुकना पड़ा। इस मौका पर मुझे डर था कि कहीं मैं दोनों टैक्सियों का सुराग ही न खो बैठूं। ये एक मामूली सी उलझन थी। मैंने उसकी बात काट कर कहा, आदमी जब किसी और की मर्जी पर अमल कर रहा हो तो ऐसा होता ही रहता है। गनीमत है कि तुम भटके बगैर गीता के घर तक पहुंच गई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें घर में दाखिल होने में इतनी ताखीर क्यों हुई? वो कुछ सोच कर हंस पड़ी, फिर बोली, वो बिल्ली और चूहे का खेल था। तुम दोनों मकान के अगले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और वो गोरा किचन गार्डन्स वाले हिस्से में घुस कर बैठ गया। शायद वो गीता की तरफ से कोई इशारा मिलने के इंतजार में झाड़ियों में दुबका बैठा था। उसके अंदर जाए बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए खुद को दूसरों की नजरों से बचाए रखना मुश्किल हो रहा था। वो सिचुएशन ज़हन में आते ही मुझे मान लेना पड़ा कि वीरा का वो काम वाकई बहुत कठिन था। इस आबाद इलाके में वो अपनी जरा सी भी बेएहतियाती के नतीजे में लोगों की नजरों में आ सकती थी। वो कहती रही,
तुम लोगों तक पहुंचने से पहले मुझे 3 बार पिछली गली का जायजा लेना पड़ा। इस दोगले गोरे के गायब होते ही मैं गीता के घर के पिछले दरवाजे पर पहुंची और अंदर की सुनगुन लेने के बाद दरवाजे के हजमी कुफल पर एक जंग खोरदा तार से तबाह आजमाई की। इसके बाद काम आसान था। अभी तक तो तुमने जो कुछ बताया वो इत्मीनान बख्श है। अगर तुम इसी भागदौड़ का शिकवा कर रही हो तो ये तुम्हारी ज्यादती है। मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है। 2 भरे हुए रिवाल्वरों के साय में बड़े बड़े सूरमा चौकड़ी भूल जाते हैं। मैंने आखिर तक इनका मुकाबला किया। लंदन की सड़कों पर किसी का ताकुब दर ताकुब इतना आसान नहीं है। खरल में मुझे कराची याद आ रहा था। वहां मैंने खुद को कभी भी यारो मददगार महसूस नहीं किया। बात काबिल फहम है। मैंने सर हिलाते हुए धीरे से कहा, पास सुल्तान शाह तुम्हारा यार है और अव्वल खान मददगार। यह मैदान बिल्कुल साफ है। वो मजे तो मुद्दतों याद आते रहेंगे। जिन लोगों को हम बहुत दूर छोड़ आए हैं उनका जिक्र ऐसी बेरहमी से मत करो। उनकी कमी कदम कदम पर महसूस होगी। मुझे फिक्र यह है कि मेरे टैक्सी ड्राइवर ने भी मुझे बहुत करीब से देखा था। इसे सोचने का मौका न देने के लिए मैं सारे रास्ते उससे लच्छेदार बातें करती रही थी। वो मुझे भूल नहीं सकेगा। टेलीविजन या अखबार में मरने वाले की तस्वीर देखते ही उसका ज़हन मेरी तरफ जाएगा। मेरे ज़हन में तशवीश ने डेरे डाल दिए। रवादारी से भरपूर और मुहज़्ज़ब मुआशरे में जुर्म का इर्तिकाब करके कानून के लंबे हाथों से महफूज रहना वाकई एक दुश्वार काम होता है। इस वक्त तक मुझे सबसे ज्यादा फिक्र गीता के किचन के डस्टबिन में पड़े हुए वुमेन्स के खाने के खाली डिब्बों और थैलों की थी। आनंद फानम में मैंने इस बारे में बहुत कुछ सोच लिया था। दौरे कत्ल की वारदात नहायत खामोशी और राजदारी से हुई थी। जब तक बाहर से कोई शख्स गीता के घर न पहुंचता इसका राज फाश होना मुमकिन नहीं था। मैं इरादा कर चुका था कि दोबारा खामोशी से वहां पहुंचकर मतलूबा चीजें समेटूं और एहतियात से वापस लौटाऊं। लेकिन वीरा की गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने वो खतरा मोल लेने का इरादा तर्क कर दिया। हमारे लिए वुमेन्स रेस्टोरेंट के खाली और बेवजह डिब्बों से ज्यादा खतरनाक वो 2 ड्राइवर थे जिन्होंने हमें अलग अलग टैक्सियों में साउथ आल पहुंचाया था। मैं इस वक्त दुआ ही कर सकता था कि इन दोनों ड्राइवरों को कत्ल के बारे में ज्यादा तफसील का इल्म न हो और इन्हें एहसास जिम्मेदारी परेशान न करने लगे। क्यों ना हम लंदन से कहीं और निकल चलें। वीरा ने अचानक एक अहमकाना तजवीज़ पेश की। अब इस मौजू को यहीं ख़त्म कर दो, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इन बातों के लिए जगह महफूज नहीं है। जो होना था वो हो गया। अब हमें तन बतकदीर होकर पर्दा गैब से ज़ाहुर में आने वाले वाक़यात का इंतजार करना है। वीरा ने बन्ना कर मुझे मुंह चढ़ाया और टेलीविज़न खोलकर उसी के सामने जा बैठी। मैंने बिस्तर पर दराज होकर सिगरेट सुलगा ली और गहरी सोच में डूब गया। मैंने वीरा को बोलने से रोक दिया था। जुबानों को लगाम दी जा सकती थी लेकिन ज़हन को सोचने से बाज नहीं रखा जा सकता था। खामोशी और यकसोई के लम्हात मुझे सराहते ही मेरे ज़हन में तेजी से फैलते हुए जाल की तरह अंदेशे और वसवसे सर उभारने लगे। इंग्लैंड ऐसा मुल्क नहीं है जहां हुकाम जराइम को मफाद आम नाम पर छुपाकर सब ठीक है कर ढंढोरा पीट सके। वहां होने वाले हर जुर्म की सिर्फ इस बिना पर माकूल तशहीर की जाती है जिस जुर्म के मुहर्रकात और मुजरिम की ज़ात के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात या चाहते मिल सके। कानून की मदद के लिए आवाम की मद में से रजाकाराना तौर पर आगे आने वालों के साथ पुलिस का रवैया आमराना नहीं कादमाना होता है। इसी वजह से हर बाशाउर शहरी अपने तौर पर आगे आकर मामूली से मामूली नुक्ते पर भी अपने ख्यालात का इजहार करने में झिझक महसूस नहीं करता। इस वक्त तक गीता और उसके दोगले हमायती के कत्ल का राज अफशा नहीं हुआ था, मगर मैं वीरा की इस राय से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं था कि भेद खुलते ही पूरे शहर में एक भूचाल सा आ जाएगा और टेलीविजन से लेकर अखबारात तक में कई दिनों बल्कि हफ्तों तक सनसनीखेज वाकयात सरफरिश्ते चलते रहेंगे। हर तरफ शोरो गुगाम मचने पर अगर दोनों ही टैक्सी ड्राइवर फरशनासी के जज्बे से मगलूब होकर जुबान खोलने पर तुल जाते तो सबसे पहला नुक्ता ये सामने आता कि गीता के साथ वुमेन्स के रास्ते उसके घर तक पहुंचने वाला शख्स गोरा चिट्टा होने के बावजूद एक एशियाई बाशिंदा था, जबकि मकतूल गोरे का पीछा करने वाली लड़की सर से पैर तक मगरबी रंग में रंगी हुई थी। इस वारदात में कोबरू मगरबी दोशीजा और सेहतमंद एशियाई शख्स का किरदार सामने आते ही पुलिस को एक राह मिल जाती। लंदन इंसानों का एक समंदर है जहां मसरूफ शाहराहों और ट्यूब स्टेशनों पर इंसानों के रेले चलते हैं और इन सुबक रफ्तार इंसानी लहरों में किसी एक फर्द को शनाख्त करना जुए शीर लाने से कम नहीं होता। लंदन शहर के नए और पुराने बासियों की इस भीड़ में दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए वो रंगारंग स्याह भी शामिल होते हैं जिन्हें रंगो नूर में बसे हुए इस शहर की रंगीनियां इज्जत और एहतराम से अपनी तरफ बुलाती हैं। आम हालात में ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस दोहरे कत्ल के बाद लंदन पुलिस बराह रास्त मेरी और वीरा की तरफ मुतवज्जा हो जाती, लेकिन मगरबी लड़की और एशियाई मर्द पर मुश्तमिल जोड़े की बात बहुत मुख्तलिफ थी। वो राज फाश होते ही मास्टर रॉबर्ट होटल का जनरल मैनेजर रैनी कैरियान खुद ही पुलिस को फोन करके बाखबर कर देता
कि उसके होटल के कमरा नंबर 7 में ऐसा ही एक जोड़ा ठहरा हुआ है। वो ख्याल आते ही मेरे जिस्म के सारे मसामों में से ठंडा ठंडा पसीना खारिज होता हुआ महसूस होने लगा। सनसनी और खौफ से मुस्तरिब होकर मैं सहरी से उठ गया। वीरा ने लंदन से किसी और शहर की तरफ कूच करने की बात की थी। अगर मामला सिर्फ लंदन पुलिस का होता तो वो तजवीज़ बहुत जानदार थी। मुझे सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी। बात खुलते ही वो किस्सा पूरे मुल्क के तूल व अर्ज में फैल जाता। लंदन बड़ा और रंगारंग शहर होने की वजह से हमारे लिए एक बेहतर जाय अमान था। छोटे शहरों में हमारी गिरफ्त के इम्कानात बहुत बढ़ जाते। हमें इंसानों के इस समंदर में रहकर अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये तुम क्या खराफात देख रही हो? मैंने टेलीविजन के स्क्रीन पर चीखते चिल्लाते अजूबों को देखकर इस तरारी लहजा में वीरा को टोका। खराफात नहीं, ये इस दौर की क्रेज है और इसे माइकल जैक्सन कहते हैं, जिसका मुजस्मा तुम्हें मादाम तसाहु के मोमी अजायब घर में रंग बदलती हुई जिसको लाइट्स में गुनगुनाता हुआ नजर आएगा। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने उसके मूड को समझ कर बेबस इसका। देखो, ये एक मर्द है। वो मेरी बात को नज़रअंदाज करके टेलीविजन स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर बोली। जब यह अपनी कमर लचका कर और कोले मटका कर किसी रोबोट की तरह ब्रेक डांस के ठुमके लगाता है तो मुसरत से इसके सारे तमाशाइयों की चीखें निकल जाती हैं। मेरे साथ बैठकर तुम भी इसे देखो। औरतों जैसी सूरत वाला ये रकास गुलकार एक ही सुराग से लोगों को बार बार डसता है। क्या बक रही हो? मैंने झल्ला कर कहा। मुझे माइकल जैक्सन से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना हो, लेकिन मेरा फरमाया हुआ मुस्तनद है। तुम्हारी उर्दू की ही कहावत है कि मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता, मगर ये गाने बजाने वाला मुस्तकिल मिजाजी से यही सब कर रहा है। ये कराची एयरपोर्ट पर ट्रांजिट में जरा सी देर के लिए रुका था तो बदमस्त लड़के और लड़कियां इसके कपड़ों की एक की धज्जी नोच कर यादगार के तौर पर अपने साथ ले गए थे। तुम कैसे बस ज़ौक़ हो कि अपनी नई नस्ल के ऐसे महबूब और मरगूब फनकार में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहे? देखो देखो, वो फिर मटक रहा है। वीरा, तुम पर लानत हो। मैं संजीदगी से कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। संजीदा बातें इस वक्त सिर्फ एक ही मौजू पर हो सकती हैं, उसने बेपरवाही से कहा, और वो मौजू तुमने इस कमरे के लिए ममनू करार दे दिया है। कोई हल्की फुल्की बात करो। माइकल जैक्सन पसंद नहीं तो मैं होटल का वीडियो वाला चैनल लगा देती हूँ। इस पर खासी बेहुदा फिल्म चल रही है। वीरा को बेनियाजी मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने झपट कर टेलीविजन का स्विच बंद कर दिया। वीरा के सतमा और गुलाबी होंठों पर एक नखूत अमेज मुस्कुराहट फैल गई, जो इस वक्त मेरी हड्डियों तक को सुलगा देने के लिए काफी थी। बैठ जाओ, वीरा ने नासाहना लहजा में कहा। अब हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे का मुंह तकते हैं। हो सकता है कि इसी तरह आने वाली मुश्किलात के हल की कोई सबील निकल आए। मैं संगीन खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। मैंने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद कहा, चुटकी से अपने दोनों नथने दबा लो, भूख खत्म हो जाएगी। वो डटाई से बोली, आखिर तुम क्या चाहती हो? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए बेबसी से पूछा। कुछ भी नहीं, उसने सपाट लहजे में कहा। तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं क्या चाह सकती हूँ? मैंने तुम पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैंने एहतजाज किया। वो तलखी से हंस पड़ी। सुनो डैनी, हम दोनों दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इस वक्त हमारे सामने सिर्फ एक ही मसला है और वो ही तुम्हें खाया जा रहा है। या तुम इससे गुरेज क्यों कर रहे हो? ये होटल का प्राइवेट कमरा है, अभी कत्ल का राज फाश नहीं हुआ। हम उर्दू में बातें कर रहे हैं, फिर यहाँ क्या खतरा है? हमने वक्त बर्बाद कर दिया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लंदन में गोरियों और कालों की आशनाइयाँ तो हजारों से भी मुतजावसों की, मगर हम दोनों की तरह एक दूसरे से चिपके हुए जोड़े चंदियों के। हमारे टैक्सी ड्राइवरों के बयान नशर होते इस होटल की इंतजामिया पुलिस को बुला लेगी। ओह, तो तुम भी यही सोच रहे हो? इस खतरे ने मेरा सुकून छीन लिया है। ये बेकार और जज्बाती बातें हैं। इस खतरे के ददार के लिए तुमने क्या सोचा है? अकल माऊफ है, इसीलिए तुमसे बात करनी चाह रहा था। तुम क्या कहती हो? फौरन से बेशतर लंदन छोड़ दो, उसने बेसाख्ता कहा। इंग्लिस्तान हरियाली में नहाया हुआ हसीन मुल्क है। यहाँ से चंद घंटों की मुसाफत पर समंदर डिस्ट्रिक्ट का हसीन तरीन इलाका है। किराए पर गाड़ी लेकर हम 2-4 हफ्तों के लिए आसानी से वहाँ की किसी कैंपिंग साइट पर हनीमून मना सकते हैं। इन दूर उफ्तादा मजाफात में किसी को कुछ पता नहीं होता कि लंदन में क्या हो रहा है। खिदमतगारों को फराग दिली से टिप देते रहोगे तो वो शुबा होने के बावजूद किसी से मुखबरी नहीं करेंगे। स्कॉटलैंड रहने वाले वैसे भी बहुत हरीस और कंजूस होते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट से जरा आगे निकल जाओगे तो पैसे के जोर पर बहुत कुछ जीत लोगे। आज लंदन में भी रवायत परस्त अंग्रेज कम ही रह गए। जूं जूं शुमाल की तरफ बढ़ते जाओगे इनकी सारी रवायात हाईलैंड की घाटियों में सिसकती हुई नजर आती हैं। मगर माय डार्लिंग, तुम ये बात भूल रही हो कि हमने ये सफ़र बद्रीनाथ के माँ पर किया है। मैंने आज ही कराची वालों को मास्टर रॉबर्ट होटल का फ़ोन नंबर दिया है। बद्री और रमेश कल या परसों यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम दोनों में से किसी एक को, बल्कि मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे यहाँ मौजूद रहकर इसके फ़ोन का जवाब देना चाहिए। हम अपने पैदा हुए मसले की वजह से मैदान छोड़ गए तो सब कुछ चौपट होकर रह जाएगा।
खां अपने मौजूदा मसाइल में उलझ कर मैं नाक में पड़ी हुई एक नकेल को भूल गई थी। नकेल का ध्यान आ गया है तो अब कोई नया हल भी सोचो। इंग्लिस्तान के मिडलैंड्स, हाईलैंड्स और लेक डिस्ट्रिक्ट की सियाहत के अरमान मेरे दिल में भी मचलते हैं, मगर ये इन तफरीहात का मौका नहीं है। अगर बद्रीनाथ यहाँ आने के बाद अमेरिका के सफ़र पर निकल गया तो सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। यह हमारी अव्वलीन और बुनियादी मजबूरी है, वो मायूसी से बोली। दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्विस होने के बाद मैं इस असल मकसद को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठी थी। मेरी एक राय है, मैंने पुरख्याल लहजा में वीरा से मुखातिब होकर कहा। तुम दो आरा बताओ। मैं पूरी संजीदगी से मुतवज्जा। उसने जवाब दिया। बात खुल गई तो इन्हें ऐसे जोड़े की तलाश होगी जिसमें मर्द एशियाई और लड़की मगरबी है। मुझे बद्रीनाथ के इंतजार में यहाँ रहना है। क्या ये हो सकता है कि तुम मास्टर ऑपरेट से कहीं और मुंतकिल हो जाओ? मैं इसी वक्त यहाँ से रवाना हो जाती हूँ, मगर तुम इस तरह क्या मकसद हासिल करना चाहती हो? मशकूक जोड़ा नजर नहीं आएगा तो हम दोनों अपनी अपनी जगह ज्यादा महफूज रहेंगे। ये तुम्हारी भूल है। वो कमरे में मौजूद बरकी कैथली का प्लग ऑन करते हुए बोली। इस होटल का खासा अमला हम दोनों को यकजा देख चुका है। मैं कुतुब शुमाली पर भी चली जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात खुलते ही तुम इश्तबाह में निगाहों का निशाना बन जाओगे। मैं तुम्हें बाइबल वाली मिस सैंडी की तरह एक आर्जी साथी करार देकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने पुरख्याल लहजा में कहा। जरूर कर लेना, मगर तुम नाकाम रहोगे। बाइबल के खाली वर्क पर पैगाम लिखने वाली कोई मकामी लड़की है, जबकि हम दोनों यहाँ गैर मुल्कियों की हैसियत से ठहरे हैं। होटल के रजिस्टर में हमारे सारे ख्वाहिश दर्ज हैं, तो मैंने कैसे जुटला सकोगे? हड्डी वाकई हल्क में फंस गई थी, जिसे उगलना आसान था और न निगलना मुमकिन नजर आ रहा था। बात घूम फिर कर वहीं आ फंसी थी। क्या मैं अपनी जान बचानी होती तो होटल को खैरबाद कहकर बहुत आसानी से इंसानों के बेकरार समंदर में गुम हो सकते थे, लेकिन मेरे लिए अहम तरीन मसला लंदन में बद्रीनाथ से राब्ते का था। होटल छोड़ने के बाद हम उससे हाथ धो बैठते। विराई कुर्सी के किनारे पर टिकी पूरे इन्हिमाक से चाय का पानी खोलने का इंतजार कर रही थी। मास्टर ऑपरेट होटल में सुबह का पुरतकल्लुफ और भरपूर इंग्लिश नाश्ता कमरे के किराए में शामिल नहीं था, लेकिन कमरे में चाय बनाने की सहूलत ने बड़ी हद तक इस कमी का अजाला कर दिया था। गर्म और खुशबूदार चाय से लुत्फानंदोज होते हुए मुझे मदन मोहन के पाकिस्तानी हमदर्द का ख्याल आया और मैंने फौरन न्यूज का कार्ड निकालकर इससे फोन पर राब्ता करने का इरादा कर लिया। वीरा कोई सवाल किए बगैर मेरा इरादा भांप चुकी थी। वो खामोशी से चाय नोशी में मसरूफ रही और मैंने फोन पर चेरिंग क्रॉस के रॉयल होटल का अकलौता फोन नंबर मिला लिया। दूसरी घंटी पर ही सिलसिला मिल गया और रिसीवर में एक कसलमंदाना निस्वानी आवाज सुनाई थी। हेलो, यह रॉयल होटल है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कल रात सलीम अकबर खान तुम्हारे होटल में पहुंचा है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैंने अंग्रेजी में कहा, क्योंकि फोन उठाने वाली अपने लबो लहजे से मकामी मालूम हो रही थी। होल्ड करो, मैं इसे देखती हूँ। यह कहकर रिसीवर किसी मेज वगैरह पर रख दिया गया। सलीम अकबर के पसंदीदा होटल के मायार का अंदाजा लगाने के लिए वो फोन कॉल ही काफी थी। वहां कमरों में फोन की लाइनें देने के बजाय काउंटर पर मौजूद मुश्तरक फोन से ही सारा कारोबार चलाया जाता था। हो सकता है कि फोन वसूल करने वाली औरत ही ऑपरेटर की जिम्मेदारियां अंजाम देने के साथ साथ मेहमानों की खबरगिरी और होटल के दूसरे ऊपरी काम भी करती हो। मगरब में अगर औरत मर्द की बराबरी का दावा करती है तो इसमें वो किसी हद तक हक बजानब भी है। मैंने 12 पुरहजूम तफरीही मकामात और सस्ते होटलों में महज 2-3 लड़कियों को इतनी मेहनत, तनदही और फुर्ती से सारी मेजें लगाते और साफ करते देखा है कि वो पाकिस्तान में लड़कियों से भी इतनी नुमाया कारकर्दगी की तवक्का नहीं की जा सकती थी। और फिर ये जमा साल खूबरू लड़कियां सदा मुस्कुराती नजर आती हैं। ग्राहकों के जोमानी और बस औकात नारवा तबसरों का मुलायमत से हंसकर जवाब देना इनके लाजमी फराइज में शामिल होता है। हाँ, कोई बदजोक इनसे जिस्मानी छेड़छाड़ की जसारत कर बैठे तो उसे बदले हुए तेवरों का सामना करना पड़ता है। जुबानी ज्यादतियों को ये हंसकर सहने की आदी होती हैं। 8-10 घंटे की ड्यूटी में कुछ और मेजों के दरमियान दौड़ दौड़ कर अपनी रोजी कमाने वाली ऐसी किसी लड़की को महज अकामती होटल में मुलाजमत मिल जाए तो उसे जिंदगी की रफ्तार थमी हुई महसूस होने लगती है। सुबह के मखसूस औकात में कमरों वगैरह की सफाई के सिवा दिन में ऐश ही ऐश रहता है। शायद इसी ढीले ढाले मामूल ने रॉयल होटल के ऑपरेटर को सुस्त बना दिया था। 1-1.5 मिनट के इंतजार के बाद मेरे कानों में सलीम की आवाज आई। हेलो, कौन बोल रहा है? उसने तायुर अमेज लहजे में अंग्रेजी में सवाल किया था। तुम्हारा हम सफर असलम बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? मैंने उर्दू में कहा। आका, तो ये तुम हो? मैं यही सोच रहा था कि लंदन पहुंचते ही किसे मेरी जरूरत पड़ गई। अभी तो मैं पूरी तरह ताज़ा दम भी नहीं हुआ हूँ। मुझे पहचानती वो चेकने लगा। मालूम होता है कि कराची से यहाँ तक के सफर ने तुम्हें ज्यादा ही थका दिया है। थका देने वाली बाजार गई हुई है, घूम फिर कर लौटेगी तो मैं उसे लेकर निकल जाऊंगा। तुम्हारी तितली का क्या हाल है? अभी तक तुम्हारे साथ चिपकी हुई है या उड़ चुकी है? एयरपोर्ट से निकलकर हमारे रास्ते जुदा हो गए थे।
बस उसकी वजह से सफर जरा मजे से गुजर गया। तुम किसका जिक्र कर रहे हो? तुम्हारी बीवी तो नहीं है? ला हौल वला कुव्वत। वलायत भला बीवी के साथ आने वाली जगह है? ये तो वही बात हुई कि आदमी शादी की दावत में अपने घर से मूंग की दाल साथ ले जाए। ये लंदन है भाई, यहाँ नई डिशों की बात करो। चलो यही सही, इस वक्त किस डिश में तैर रहे हो? मैंने बेतकल्लुफी से पूछा।